ये देखो, बीएड और डीएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में और प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना रखी है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल, ये तो समझने योग्य भाषा में है। मैं भी सब्सक्राइब कर देती हूँ। नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का परिचय दीजिए। सीखने की सीमा व्यक्ति की अधिगम की क्षमता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में सीखता है। अधिगम की क्रिया की पुष्टि अभ्यास से होती है। अभ्यास को बनाए रखने के लिए अभिप्रेरणा के विभिन्न पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिगम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक परीक्षणों ने सीखने के सिद्धांतों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने से पहले यह समझना अति आवश्यक है कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने का साधन है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपना मत प्रतिस्थापित करता है। वह ज्ञान के विस्तृत भंडार को सारांश रूप में प्रस्तुत करता है तथा अधिगम के सिद्धांत अधिगम के सृजनात्मक प्रयास को प्रस्तुत करते हैं। अधिगम परिपक्वता पर निर्भर करता है और परिपक्वता व्यक्ति को अधिगम के योग्य बनाती है। थॉर्नडाइक का प्रयास व भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हर्ष दुख सिद्धांत, उत्तेजक उत्तर सिद्धांत और सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया। उन्होंने बिल्लियों, कुत्तों, बंदरों और मछलियों पर कई प्रयोग करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, भूल वैसे वैसे कम होती जाती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी भूलों से बहुत कुछ सीख लेता है। परिभाषा प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार प्रयास और भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ किया जाता है जो प्राय सफल नहीं होता। फिर कुछ दूसरा उपाय किया जाता है और बार बार कुछ न कुछ करते करते मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रयास और भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते जाना सम्मिलित है जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिल जाती। थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोग। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। बक्से के फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता लगा था जिसे दबाने से बक्सा खुल जाता था। बिल्ली को बक्से के अंदर रखा और खाने की वस्तु को बक्से के बाहर रखा गया। बिल्ली भोजन को देख सकती थी। भोजन के टुकड़े को देखकर बिल्ली की उत्तेजना बढ़ी और वह यह प्रयास करने लगी किसी तरह उसे बक्से के बाहर जाकर भोजन को प्राप्त कर ले। बॉक्स के बाहर निकलने के लिए उसने उछल कूद करनी शुरू कर दी। इधर उधर पंजे मारने लगी। अब बिल्ली भोजन तभी प्राप्त कर सकती थी जब वह लकड़ी के तख्ते को खोलकर बक्सा खोलना सीख जाए। बिल्ली ने कई बार लोहे की सलाखें काटने की कोशिश की, परंतु इन सभी प्रयासों के असफल होने के पश्चात वह लकड़ी के तख्ते को दबाने और बक्से को खोलने में सफल हो गई। यह प्रयोग कई बार दोहराया गया। हर बार बिल्ली ने सफलता प्राप्त करने में पहले से कम समय लिया। बार बार इस प्रयोग को दोहराने पर ऐसी स्थिति आ गई कि अब बिल्ली ने कोई भूल किए बिना पहली बार में ही बॉक्स को खोलकर भोजन को प्राप्त कर लिया। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने लगातार 10 दिन तक किया। प्रयास और भूल द्वारा सीखने के आवश्यक तत्व कौन से हैं, देख लेते हैं। प्रयास और भूल सिद्धांत द्वारा सीखने के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। इसके अभाव में इस सिद्धांत के अनुसार सीखना कठिन है। प्रारंभ में सीखने वाला व्यक्ति समायोजन करने में असमर्थ होता है। किसी प्रकार के तनाव के अभाव में व्यक्तित्व का तत्काल स्वयं को समायोजित करने में सफल होता है तथा उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाधा। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी बाधा का होना आवश्यक है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख पाएगा। यदि कोई बाधा नहीं होती तो कोई भी कुछ भी सीख पाने में असमर्थ रहेगा, सीख नहीं पाएगा। इसी बात को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। निरर्थक
अनुक्रियाएं। प्रयास और भूल विधि में निरर्थक प्रतिक्रिया की जाती है, अर्थात किसी समस्या को सुलझाने के लिए निरर्थक कार्य किए जाते हैं, परंतु यह निरर्थक प्रतिक्रियाएं हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि इनसे हमें मालूम होता है कि यह प्रतिक्रियाएं समस्या समाधान के लिए अनुकूल नहीं है, अतः इनका दोहराना नहीं चाहिए। व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना। इस विधि में व्यर्थ, गलत और असफल अनुक्रियाओं को एक एक करके दूर किया जाता है। इससे सही अनुक्रिया सीखी जा सकती है। आकस्मिक सफलता। निरर्थक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आकस्मिक रूप से सफल प्रतिक्रिया मिल जाती है। चुनाव। निरर्थक अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया का चुनाव कर लिया जाता है, जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। स्थिरता। अंत में बिल्ली सभी त्रुटियों या गलतियों प्रयासों को छोड़कर सही प्रयत्न करना सीख गई। इस प्रकार हम निरंतर अभ्यास करते हुए अपने भूलों या गलतियों को कम करते चले जाते हैं और इसी तरह से गलत अनुक्रियाओं के स्थान पर सही अनुक्रियाओं को व्यक्त करना सीख जाते हैं। प्रयास और भूल सिद्धांत तथा सीखने के नियम। थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोग काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उसने प्रयास और भूल के सिद्धांत को आधार बनाकर सीखने संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, प्रमुख नियम और गौण नियम। सीखने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होता है तो वह तेजी से सीखता है और उसे सीखने से संतुष्टि प्राप्त होती है। अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने से वह प्रतिक्रिया स्थिर हो जाती है। किसी बात को बार बार दोहराने से उसे प्रभावशाली ढंग से सीखा जाता है। बार बार अभ्यास न करने से वह बात भूल जाती है। प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के दोहराने के प्रभाव के कारण सफलता प्राप्त होती है और इस प्रभाव के समाप्त होने पर सफलता भी समाप्त हो जाती है। सीखने के गौण नियम निम्नलिखित हैं। भिन्न भिन्न या बहुमुखी उत्तर का नियम। एक व्यक्ति के एक परिस्थिति के बारे में भिन्न भिन्न उत्तर होते हैं। थॉर्नडाइक की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत से बहुमुखी प्रयत्न किए। पूर्व निश्चयों, अभिवृत्तियों तथा मतों का नियम। इस नियम द्वारा पता लग जाता है कि व्यक्ति का उत्तर संतोषजनक होगा या नहीं। थॉर्नडाइक के अनुसार पेट भर जाने के बाद बिल्ली पिंजरे में सो जाती है, परंतु खाली पेट बिल्ली उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती है। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार विद्यार्थी इस योग्य होता है कि आवश्यक तत्वों को अनावश्यक तत्वों से अलग कर सके। उत्तर साधारण अनुमान अथवा सामान्य अन्वेषण नियम। विद्यार्थी नई परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसे उसने पहले उसी प्रकार की स्थिति में किया होता है, अतः नई स्थिति पहले जैसी होगी। सहचर परिवर्तन का नियम। इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। उत्तर को एक परिस्थिति से दूसरी तक जो कि उस समय पेश की जाती है बदला जा सकता है। नवीनता का नियम। इस नियम के अनुसार नई चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को परीक्षा से कुछ समय पहले अपनी पुस्तकों की दोहराई करनी चाहिए। प्राथमिकता का नियम। एक कथन है कि पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। मालूम होता है कि वह प्रभाव जो बच्चा आरंभिक अवस्था में ग्रहण करता है स्थायी होते हैं, इसलिए बच्चों तथा अध्यापकों को पहले से ही बहुत गंभीर होना चाहिए। स्वामित्व का नियम। यह नियम बताता है कि उत्तर स्थिति से संबंध रखता हो तो संबंध को बहुत जल्दी याद किया जाता है, इसलिए अध्यापक को प्राकृतिक वातावरण पैदा करना चाहिए जो बच्चों की प्राकृतिक रुचियों की अपील करता हो। उत्तेजक की तीव्रता का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक उत्तेजक बलवान है तो उसका उत्तर भी बलवान होगा, यदि उत्तेजक कमजोर है तो उसका उत्तर भी कमजोर होगा। परीक्षाएं शिक्षक के लिए तीव्र उत्तेजक सिद्ध होती हैं। शैक्षिक उपयोगिता। प्रयास व भूल सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। ध्यान रुचि पैदा करना। तत्परता के नियम का पालन करने से विद्यार्थी में ध्यान तथा रुचि को उत्पन्न करना सुगम हो जाता है। जिज्ञासा पैदा करना। सीखने के दौरान विद्यार्थी में जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। इस नियम का पालन करके हम कक्षा में विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरणा को सिखाने व अधिगम हृदय माना जाता है। यदि विद्यार्थी को उपयुक्त अभिप्रेरणा मिले तो वह कुछ सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तथा अपनी सारी शक्तियां सीखने की प्रक्रिया में झोंक देता है। नए ज्ञान की तैयारी।
कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को नया ज्ञान देने से पहले उनके मानसिक रूप से तैयार करे। इस तैयारी में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उचित मनोभावों का विकास। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों में उचित मनोभावों को विकसित किया जाता है। सकारात्मक मनोभावों को परिस्थितियों को संतोषजनक अवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। स्मरण शक्ति का संबंध। प्रभाव के नियम के साथ स्मरण शक्ति का भी सीधा संबंध पाया गया है। रोचक चीज़ें शीघ्र याद हो जाती हैं तथा अधिक समय तक याद रहती हैं। अच्छी आदतों का विकास। इस नियम का पालन करने से बच्चों में अच्छी आदत तथा उत्तम दृष्टिकोण का विकास होता है। बुरी आदतों का समापन। यदि बच्चों को अच्छे कार्यों का अभ्यास करवाया जाए तो बुरी आदतों को दूर किया जाता है। इस प्रकार यदि बच्चों को उनकी आदतों का अभ्यास कराया जाता है तो वे अपनी उस आदत को छोड़ने का प्रयास करेगा। कौशल और कलाओं का विकास। अभ्यास द्वारा संगीत, चित्रकारी, टाइप, शॉर्ट हैंड और खेल आदि कलाओं का और कौशलों का विकास किया जा सकता है। विस्मृति कम करना। अभ्यास के कार्य स्थायी होते हैं तथा विस्मृति कम होने लगती है। सरल से कठिन। यह सिद्धांत कार्य के सरल से कठिन की ओर चलने पर बल देता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह साधारण से जटिल, ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चले। काम करके सीखना। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थियों का स्वयं हाथ से काम करके सीखने के अवसर देने चाहिए। इससे विद्यार्थियों के संप्रत्य अधिक स्पष्ट होते हैं। वैज्ञानिक आधार। विश्व में कई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य प्रयास और भूल के सिद्धांत पर आधारित हैं और कई प्रयासों का परिणाम है। लक्ष्य केंद्रित। हर अधिगम प्रक्रिया लक्ष्य केंद्रित होती है। जब भी कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह अवश्य सीखता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को लक्ष्य से संबद्ध करे। मंदबुद्धि बालकों के लिए लाभकारी। प्रयास और भूल का सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए एक उत्तम विधि है। मंदबुद्धि में बालक विभिन्न प्रयास करते हैं और कई गलतियां करते हैं। इन गलतियों पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। क्रमिक प्रक्रिया। यह सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। विद्यार्थी धीरे धीरे सीखते हैं। धीरे धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों पर शीघ्रता से सीखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, वरना कुप्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। विद्यार्थी के में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना अति आवश्यक है। इसके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत सहायक होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से बच्चों में हीन भावना का विकास नहीं होता। प्रयास और भूल सिद्धांत की सीमाएं। प्रयास और भूल सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित हैं। इस विधि में बुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं होता, इसमें तुक्के की स्थिति रहती है। इस विधि के प्रयोग के आरंभ में कई निरर्थक प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति की आवश्यकता रहती है क्योंकि इसमें प्रशिक्षण का तबादला बहुत कम होता है। यह विधि केवल पिछड़े बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इस विधि से हर प्रकार का अधिगम संभव नहीं है। कई बार बहुत प्रयास करने के पश्चात भी सही अनुक्रिया नहीं हो पाती। इस विधि में समय और शक्ति अधिक नष्ट होती है। निष्कर्ष। इस प्रकार सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। उसके अनुसार मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूल कम होती जाती है और तथा मनुष्य अपनी भूलों से ही बहुत कुछ सीख लेता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।